इस पिछले सेशन को क्लोज करते हुए हम 4-6 सिंपल, कोई प्रश्न तो नहीं है ना अर्जेंट नहीं हो तो अब इस पर और प्रश्न हम नहीं करेंगे। हम तो समरी कर रहे 4-6 उदाहरण दे करके, ताकि आपको सुनने समझने का थोड़ा आइडिया लग जाए कि सुन रहे हैं तो कैसे सुने, और अगर उसी बात को बोलना हो तो कैसे बोलें। तो उसके उदाहरण दे करके कुछ लाइन से 8-10 बता दे रहा हूं। हम अब प्रश्न को इस पर नहीं ओपन करेंगे, आगे का आप सोचिए धीरे धीरे, ताकि हम अगले टॉपिक को भी कवर कर सकें। ये प्रिंट आउट सब आपके पास है, इसको लिखने का, स्लाइड का कोई फायदा नहीं है। ये तो सिर्फ उदाहरण ले रखा हूं जिस पर आपको आइडिया लग जाए कि कैसे सुनना और बोलना होता है। जैसे एक सिंपल स्टेटमेंट है, तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो। ठीक है, तो जब भी आप ये कहेंगे ना कि तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो, तो हमको यही सुनाई देता है कि पापा आपने बैंक का काम कहा था जो 3 दिन से पूरा नहीं हुआ, इसी के लिए कह रहे हैं ना। इतना ही सुनना होता है। अगर आपने ये सुन लिया कि तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो, तो अभी हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ हम जिम्मेदार हैं। वो लिस्ट पढ़ना शुरू कर देंगे और झगड़ा बढ़ जाएगा। हमको पता भी नहीं चलता है कि झगड़ा क्यों बढ़ गया। जब वो कह रहे हैं कि तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो, तो उनका उद्देश्य तो इतना ही है ना कि जो काम बताया गया वो हो जाए, वही सुने कि बाकी कचरा भी सुन लें। और अगर बाकी कचरा सुनेंगे तो कचरे पर जवाब देने का काम करना शुरू कर देंगे। तो बहुत गैर जिम्मेदार हो का कचरा अगर हमने सुन लिया, बहुत गैर जिम्मेदार हो का कचरा अगर हमने सुन लिया, तो उस कचरे पर जवाब देने में हम चले जाएंगे। फिर हम बताएंगे कल आपका ये कौन कर दिया था, परसों ये कौन कर दिया था। अब ये बात तो यहीं खत्म हो जाएगी बैंक वाली, कल परसों की घटनाओं पर चर्चा शुरू हो जाएगी। फिर थोड़ी देर में पिताजी बताएंगे घर में 20 तो हम करते हैं, तुम 2 करके इतना सुना रहे हो हमको। अब वो चर्चा उस पर चली जाएगी। कचरे का जवाब देने में हम जितना चले जाते हैं, उतना धीरे धीरे कचरा सब तरफ फैल जाता है। कचरे को बाहर छोड़ करके सिर्फ हम कंसर्न को सुनते हैं और उसी को बोलते हैं, झगड़ा बढ़ता ही नहीं है किसी जगह पर आके, बढ़ता ही नहीं। ऐसे ही उदाहरण है कि तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते हो। ठीक, अगर ऐसे ही सुन लिए कि कभी मेरी बात नहीं सुनते हो, तो हम बताएंगे तुम्हारी बात सुन सुन के ही तो ये हालत हो गई है मेरी। ये बताने वाले हैं अभी। हमको इतना ही सुनना होता है कि आप ये बात कह रहे हैं कि आज सुबह 9 बजे ये काम करने के लिए बोले थे और वो मैंने नहीं किया। इतना ही तो बात होगा। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते हो का मतलब इतना ही है कि आज मैंने शाम को कहा था डिनर के लिए बाहर चलते हैं और तुम नहीं माने। तो इतना ही सुनना होता है। जब आप कहेंगे कि तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते हो, तो हम इतना ही सुनते हैं कि आप कह रहे हैं कि आज आपका डिनर पे जाने का मन था जो मैंने नहीं स्वीकारा। इतना ही सुनना होता है। अगर ये सुन लिए कि कभी और कभी मेरी बात नहीं सुनते हो, तो 20 जगह या तो बताएंगे कि कहाँ कहाँ सुने थे तुम्हारा, कहाँ कहाँ सुने थे तुम्हारा, या बताएंगे तुम कौन सा कल मान लिए थे मेरा। मैं भी तो 15 दिन से इस बात के लिए कह रहा था, कह रही थी, तुमको सुनाई पड़ा था क्या। ऐसा उलझ जाते हैं हम का जवाब देने में। ऐसे ही जब उदाहरण हम लोग बार बार देते रहते हैं कि हम अगर वीक में 3 दिन लेट आते क्लास ना, तो हम कहते हैं कभी कभी देर हो जाती है। अगला 3 दिन लेट आता है तो कहते हैं तुम तो अक्सर देर आते हो। तो जब आप हमको कहते हैं तुम तो अक्सर देर आते हो, तो मुझे ऐसे सुनाई देता है कि आप कह रहे हैं कि इस महीने में 3 दिन मैं लेट आया हूं 15 मिनट। अगर मैंने ये सुन लिया कि अक्सर लेट आते हो, तो हम गिनाएंगे कल भी टाइम से आए थे, परसों भी टाइम से आए थे, नरसों भी टाइम से आए थे। या बताएंगे कभी अपना भी तो हालत देखा करो कि कितने बजे आते हो कि नहीं। सुनना अगर हमारा ठीक हो जाए तो वो कचरा बाहर हो सकता है। और तो आप हमको कहेंगे भी ना कि तुम तो हमेशा लेट आते हो,
हम एकदम सिंपल कहेंगे कि सर वो पिछले वीक में जो 2 दिन में लेट आया हूं, आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना। ये स्टेटमेंट होगा मेरा। आपने भले सारा कचरा फेंक दिया, मैंने वो सारे कचरे को हटा करके जो मूल बात थी वो आपको कह दिया ना, तो आपका भी ध्यान उस मूल बात पे लौट के आ जाता है कचरे में उलझने के बदले। अभी आपके कचरे की टोकरी के बदले एक टोकरी कचरा मैं भी डाल देता हूं तो आप भी उसमें उलझ जाते हैं। आपके कचरे को फिल्टर करके मैंने मूल बात को पकड़ा और आपको दे दिया तो आपका भी ध्यान कचरे से हटके उस मूल बात पे आ जाता है कि हाँ भाई, एक दिन 15 मिनट लेट हुए थे उसकी बात है। ऐसे उदाहरण है, मैंने तो तुम्हें कभी कोई काम करते ढंग से देखा नहीं, ठीक। इसको ऐसे ही सुनना होता है कि आज जो मैंने झाड़ू लगाई सुबह उसमें थोड़ा कचरा बच गया, आज जो मैंने बर्तन धुले हैं उसमें थोड़ी गंदगी रह गई, आज जो मैंने सारा बर्तन साफ किया था उसमें एक ग्लास में थोड़ा सर्फ एक्स्ट्रा रह गया। इतना ही सुनना होता है। अगर ये सुन लिए कि कभी कोई काम ढंग से नहीं करते हो, फिर तो सारा बोलना बिगड़ जाएगा कि नहीं। ऐसे देखेंगे ना, लिखा है तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। शादीशुदा लोगों को अक्सर सुनने को मिल जाता है बच्चों को भी आजकल मिल जाता है, माँ बाप कहते हैं तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, ठीक है। जब भी अगला कहता है ना तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, उसको इतना ही सुनना होता है कि पिछले 3 महीने से, ठीक है, मैं कह रही हूं कि घर में एक फ्रिज ला दो, ठीक है, और अभी तक नहीं आया है। इतना ही सुनना होता है कि पिछले 2 महीने से ये मोटर बाइक के लिए जिद कर रहे हैं, वो नहीं आया है। इतना ही सुनना होता है। तो जब पिताजी कहते हैं तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो, तो हमको इतना ही सुनाई देता है कि वो ये कह रहे हैं कि ये मोटर बाइक खरीदना अभी ठीक नहीं है बेटा मेरे हिसाब से। अगर ये पूरा सुन लिए कि तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो, तो बहुत कुछ अभी बोलने वाले हैं। ऐसे ही लिखा है, ऐसे बेटे का क्या फायदा जो कभी मदद ना करे। इस वाक्य का इतना ही मतलब है। अगर ऐसा कुछ भी वाक्य सुनने को मिल रहा है तो आप परिस्थिति देखिए, आपको पता चल जाएगा। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो जब अगला कहता है ऐसे बेटे का क्या फायदा जो कभी मदद ही नहीं करे, तो उसका मतलब इतना ही होता है कि मम्मी कह रही है कि बेटा आज चाय बना दो तुम, और तुमने नहीं बनाया है। तो जब वो कह रही है कि ऐसे बेटे का क्या फायदा जो कभी मदद ही नहीं करे, तो सुनना ऐसे होता है कि मम्मी कह रही है बेटा जो आज तुमने चाय नहीं बनाई ना, उससे मुझे पीड़ा हुई, कल से बना पाओगे क्या। ऐसे सुनना होता है। कह भी तो यही रही है ना मम्मी। ऐसे ही लिखा है, मैंने तुमसे शादी करके गलती कर दी, ठीक है। पलट के अगला जवाब देता है मेरी जिंदगी कौन सी ठीक हो गई। फिर वो गिनाना शुरू करेंगे कि पिछले 25 साल में तुमने कहाँ कहाँ हमारी जिंदगी तबाह कर दी। वो लिस्ट शुरू हो जाएगा अभी। ये जो स्टेटमेंट है ना कि मैंने तुमसे शादी करके गलती कर दी, उसको इतना ही सुनना होता है कि वीक में एक दिन मुझे डिनर के लिए बाहर जाने का मन होता है और तुम ऑफिस में इंगेज रहते हो। इतना ही सुनना होता है। सच्चाई भी उतनी ही है ना, कहे तो उतनी ही बात रहे हैं ना, तो बाकी कचरा क्यों सुने, क्यों सुने। जब ये कहते हैं कि तुमसे शादी करके गलती हो गई ना, तो इतना ही सुनना होता है कि हम चाहते हैं कि डिनर हम लोग साथ में करें और तुम समय से ऑफिस से नहीं लौटते हो। इतना ही सुनना होता है। इससे ज्यादा सुन लेंगे तो अभी बवाल शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। शादी के पहले यदि इसे पता चल जाता ना तो मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करती। बहुत लोगों का फेमस डायलॉग है। तो ये सारे चीजों का मतलब इतना ही है। अगर कोई कह रहा है ना शादी के पहले मुझे पता चल जाता तो मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करती, तो बेसिकली ये कह रहा है कि तुम जो ये ऊंची आवाज में हमसे बोलते हो ना, उससे हमको तकलीफ होती है, थोड़ा नीचे बात कर सकते हो क्या। हमको थोड़ी सम्मान की अपेक्षा होती है तुमसे बात करते हुए,
मैं कुछ कहूँ तुम 5 मिनट धैर्य से हमको सुन लिया करो, ऐसी मेरी अपेक्षा होती है। कर सकते हो क्या? इतना ही सुनना होता है। अगर बाकी सुन लिए तो फिर बहुत कुछ हम बताने वाले हैं अभी, कि हमको भी पता चल जाता ना तो हम बिल्कुल नहीं करते। और नाराज होंगे तो कहेंगे अच्छा बताओ, मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी कि तुम मेरे पीछे पड़े थे? करते रहो बस, करते रहो बस। कचरे पर आप खेलना शुरू कर दिए ना तो बिल्कुल दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे, वो पीछे बदल जाता है। फिर ऐसे ही देखेंगे ना, लिखा है तुम तो हमसे किसी बात में राय ही नहीं लेते हो, हर समय अपनी मनमानी करते हो। ये वाक्य अगर हमको सुनने को मिलता ना तो उसका मतलब इतना ही होता है कि मैंने बच्चे का इस स्कूल में एडमिशन कराने का सोचा था और तुम उस पर नहीं माने। अगर ये पूरा सुन लिए ना कि हमसे किसी बात में राय नहीं लेते हो और हर समय अपनी मनमानी करते हो, तो हम अभी बताने वाले हैं कि तुम्हारी मनमानी झेल झेल के तो ये हालत हो गई है हमारी। तुमको खून पिला दे तब भी मन नहीं भरेगा तुम्हारा। तो हमको इतना ही सुनना होता है। जब कहते हैं ना तुम तो हमसे किसी बात में राय नहीं लेते, हर समय अपनी मनमानी करते हो, तो हमको इतना ही सुनना होता है कि आज की डिनर पार्टी कहाँ ऑर्गेनाइज करनी थी, वो आपने बिना पूछे हमसे तय कर लिया। हमसे बात करके करते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। यही तो कह रहे होंगे ना जी, कि इससे ज़्यादा कुछ कह रहे हैं? अगला कचरे की टोकरी के साथ भी कुछ दे रहा है तो उसको फिल्टर करके सुने और उतना ही बात हम रिपीट करें। आगे क्यों बढ़ाएं चीज़ों को? ऐसे ही देखें, दूसरों से तो अच्छे से बात करते हो और मेरी बात सुनते ही गुस्सा आने लगता है। इसमें देखेंगे ना तो ये दूसरों से कंपैरिजन का मुद्दा आ गया। और एक स्टेटमेंट है जो, वो अगर कचरा पकड़ लिए तो अभी बहुत कुछ उसमें से खुलेगा, मैं कचरा नहीं खोल रहा हूँ। अगर ये कहते हैं ना दूसरों से अच्छे से बात करते हो और मेरी बात सुनते ही गुस्सा आने लगता है, तो मुझे इतना ही सुनना होता है कि इस समय तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात अगले 10 मिनट तक ठीक से सुनूं, और कल शायद तुमने मुझे उनसे बात करते हुए देखा था, उससे तुमको ये लगा कि मैं सबों से ठीक से बात करता हूं, तो तुम्हारी भी अपेक्षा है कि तुमसे भी उसी तरह से बात की जाए कि नहीं? ये सुनना ठीक करेंगे ना, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा इतने भर से। और बोलने की जगह पर मैं पहले बता चुका हूं, ब्लेम से, कंप्लेन से, क्रिटिसिज्म से, जजमेंट से नहीं शुरू करते। अपनी बात कह रहे हैं तो मेरी पीड़ा के कारण में तुमको नहीं बताते। अगले को सुनते हैं तो उसका नीड और कंसर्न सुनते हैं, और फिर हम दोनों टेबल के एक साइड में हो करके उस नीड को पूरा करने के उपाय पर सोचते हैं, चर्चा करते हैं। इतना ही लिखा है नीचे कि अगर इस तरह का स्टेटमेंट कभी हम बोलते हैं या सुनते हैं तो बोलना तो ब्लेम है ही साफ साफ। सुनने में एकदम सिंपल ढूंढना होता है कि क्या देख या सुन के वो आदमी ने ये निष्कर्ष निकाला है। तो आप जब कहते हो कि श्याम तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बात आपने ऐसी देखी, कौन सी जरूरत आपकी पूरी नहीं हुई जिसके कारण आप ऐसा कह रहे हैं। उतना ही सुनना होता है, उतना ही सुनना होता है। बढ़िया, मैं प्रश्न को इस पर नहीं कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि इसमें कुछ ज़्यादा बात करने के मुद्दे हैं नहीं, आप आराम से उसको कर सकते हैं आगे। मेरे पास जो समय है अराउंड 40 मिनट्स का, उस पर मैं कैरियर के संदर्भ में कुछ बातों को कर देना चाहता हूं। स्लाइड आपके पास ही है, युवाओं के मुद्दे वाले मुद्दे के ठीक बाद में होगा ये। कौन सा स्लाइड नंबर है? 57। थैंक यू। 57 है जी, 57 स्लाइड का नंबर लिखा होगा नीचे।
मिल गया? रोजगार या आजीविका के मुद्दे पर देखेंगे ना, तो ये समझ में आता है कि कैरियर का आज के दिन तो एक मुख्य मुद्दा ये है कि हमारी सुविधा की जरूरत पूरी हो सके। ये जो पैसा कमाने की भी हम बात करते हैं, उसका कुल मतलब ये है कैरियर में कि हमारी सुविधा की जरूरत पूरी हो जाए कि नहीं। ये समझ में आता कि कैरियर का कोर आइडिया तो यही है कि सुविधा की जरूरत पूरी हो जाए। पहला प्रश्न जब इस पर हम काम करने जा रहे हैं ना, तो पहला प्रश्न यही बनता है कि कितनी सुविधा चाहिए हमको। तब तो ये तय कर सकते हैं कि कौन से कैरियर में हम जाएं या कैसे उसको हम पूरा करें। तो मेरी सुविधा की आवश्यकता क्या है, परिवार के रूप में जीते हुए सुविधा की आवश्यकता क्या है हमारी, उसको पहचानना मूलभूत जरूरत है। अगर ये गोल ही नहीं पता हो कि हमको चाहिए क्या, पहुंचना कहाँ है, और हम दौड़ना शुरू कर दें, कभी पहुंचेंगे? हमको पता ही नहीं हो कि जाना कहाँ है और स्टेशन पर खड़े होकर ट्रेन में बैठना शुरू कर दें, एक में बैठिए कि दूसरे में कि तीसरे में, क्या फर्क पड़ता है? तो अगर हमको ये पता नहीं है कि हमारे सुविधा की आवश्यकता क्या है, तो फिर जिंदगी में हम करें क्या वो तय ही नहीं होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट जगह है सुविधा की आवश्यकता को पहचान पाना। मैं बहुत विस्तार नहीं करूंगा इस पर, क्योंकि पीछे इस पर जो थोड़ा बात किया था मैं उससे कनेक्ट करके आगे बढ़ा लेता हूं। हमने पीछे ये पहचाना था कि सुविधा की जो जरूरत है वो शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से जरूरत है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन को पहचानने जाएंगे तो अपनी जरूरत पहचानी जा सकती है। शरीर को स्वस्थ रखने की दृष्टि से कितने कपड़े हमको चाहिए ये पहचाना जा सकता है। घर में रहने वाले लोगों की जरूरत के हिसाब से हमको कितने कमरे चाहिए, किचन का साइज क्या चाहिए, कुर्सी टेबल और बेड कितने चाहिए, ये पहचाना जा सकता है। आने जाने की कहीं जरूरत है तो गाड़ी बस ट्रेन के लिए हमारे पास इंतजाम होने चाहिए, ये पहचाना जा सकता है। ये समझ में आता? जिस सुविधा का भी हम प्रयोग करने जाते हैं एक निश्चित मात्रा में ही प्रयोग करते हैं, एक सर्टेन क्वांटिटी में ही हम उन नीड्स का यूज कर पाते हैं, उन फिजिकल वस्तुओं का, थिंग्स का प्रयोग कर पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। कपड़ा जितना शरीर के लिए चाहिए उतना पहने तो सहयोग है, उससे ज्यादा पहने सजा है। भोजन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो चाहिए वो खाएं तो सहयोग है, उससे ज्यादा खाएं समस्या है, समस्या है। तो एक बार ये दिखना शुरू हो ना कि सुविधा की आवश्यकता को अपने जरूरतों को केंद्र में रख के देखते हैं तो पहचाना जा सकता है। गलती हमसे ये होती है कि हम इस सुविधा को अपने सम्मान से जोड़ देते हैं, पहचान से जोड़ देते हैं। फिर जो सारी बात की थी ना कि दूसरों से तुलना की मानसिकता शुरू हो जाती है, तो अब सुविधा की जरूरत तय नहीं हो सकती। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कपड़े की जरूरत को हम भी पहचान सकते हैं, आप भी पहचान सकते हैं, दोनों की जरूरत पूरी हो सकती। लेकिन अगर प्रश्न ये बना दिए कि यहाँ बैठे हुए 130 लोगों में से सबसे अच्छा कपड़ा किसका है, क्योंकि हमने कपड़े को सम्मान से जोड़ दिया है, अब हम नहीं तय कर सकते कि मेरा कपड़ा कैसा होगा। अब तो बाकी बैठे हुए लोग तय करेंगे कि मेरा कपड़ा कैसा होगा। अपनी जरूरत के हिसाब से हमको कैसा मोबाइल चाहिए हम पहचान सकते हैं, लेकिन अगर उसको हमने स्टेटस सिंबल बना दिया है और लेटेस्ट मॉडल या ब्रांड हमारे हाथ में होना चाहिए क्योंकि वो मेरे लिए सम्मान का मुद्दा हो गया है, तो अब हम नहीं तय कर सकते कि कौन सा मोबाइल चाहिए हमको। अब तो बाजार तय करेगा कि उसमें सबसे लेटेस्ट ब्रांड आज के दिन कौन सा है।
कि नहीं? हमारे घर में फंक्शन में आने वाले लोगों के हिसाब से कितने खाने की जरूरत है, कैसे इंतजाम की जरूरत है, ये हम तय कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न ये बना दिए हैं कि ये शादी मोहल्ले की सबसे बड़ी शादी होनी चाहिए, हमारे दोस्त की जैसी हुई थी उससे बेहतर होनी चाहिए, पूरे पिछले 10 साल में गांव में जैसा हुआ है उससे अच्छा होना चाहिए, जैसे ही ये गोल बना दिए ना, अब शादी में क्या लगेगा ये हम नहीं तय कर सकते, ये तो पूरा गांव और मोहल्ला और दोस्त मिल के तय करेंगे। और इसको मैं डिटेल नहीं करता हूं, इस लूप में कितना भी फंसिए कुछ निकलना नहीं है। आपने 20 लाख की शादी की थी तो मेरे लिए वो बेंचमार्क हो गया, मैं 22 का करूंगा, 22 करूंगा। मैंने एक सेकेंड, मैंने 22 किया, ये बेंचमार्क हो गया, ठीक है। आप 25 करेंगे, वो 25 बाकियों के लिए बेंचमार्क हो गया। अब 27, 30, हर साल कठिन होता जाएगा ना। जो पहले 10 लाख में हो रहा था, साल भर बाद 20 में होगा, अगले साल भर बाद 30 में होगा, अगले साल भर बाद 40 में होगा, 10 साल बाद वो 1 करोड़ में चला जाएगा। फिर कहेंगे जिंदगी में खर्चा बहुत बढ़ गया है, कैसे मैनेज करेंगे? वो कभी नहीं मैनेज हो सकता है अगर इस तुलना की विधि से चल रहे हैं। तो सुविधा को, शरीर को स्वस्थ रखने की जगह से देखेंगे तो हर आदमी का पूरा होने का संभावना हो सकता है। अगर दूसरों को पीछा छोड़ करके इससे सम्मान पाना चाहेंगे, एक आदमी का भी पूरा नहीं होगा। प्लीज सर, हमारे लिए तो सोर्स ऑफ ग्रोथ ही यही है ना कि सामने वाला जो कर रहा है हम उससे बेटर करें, है ना। सामने वाला एक कुएं में गिरा है तो हम 2 में गिर जाएं। नहीं मतलब ऐसा कि हम अभी देख रहे हैं कि इंडिया इज मतलब वो अभी विकास कर ही रहा है, वो अभी पूरी तरह से विकसित हुआ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी तो एक कंपटीशन में है कि हमें जो अभी विकसित देश अमेरिका है, जापान एंड चाइना वगैरह है, तो हमें उससे आगे बढ़ना है। तो यही हो गया ना कि हम ये जब तक नहीं देखेंगे कि सामने वाला कैसा है, उससे बेटर नहीं करेंगे, तो फिर हमारा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कैसे होगा? सोसाइटी की ग्रोथ के लिए तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी नीड है हमारी। या तो आप उस सेशन में नहीं थे या मेरी बात आप तक नहीं पहुंची। मैं फिर से वही सारे सवाल पूछूंगा एक के बाद एक। जो सेशन चलाया था उसी सवाल को एक के बाद एक हमको पूछना होगा कि ग्रोथ हमको सिर्फ पैसे में चाहिए, उतने से ही काम चलेगा, या मन का संतुलित होना, संबंध में रिश्तों का ठीक होना, समाज में भागीदारी का ठीक होना, प्रकृति का संतुलित होना, इसका भी जरूरत है। हाँ सर, मैं मतलब उस सेशन में थी, मैंने सुना भी था और मैंने बोला भी था कि हाँ ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ बात डेवलपमेंट की भी तो है ना एक तरह से। वही बता रहा हूँ कि ये डेवलपमेंट 2 पैर में से एक पैर का ही होगा कि एक पैर 5 फीट का हो जाए और दूसरा पैर 1 फीट का पोलियो ग्रस्त रहे, ये ठीक है कि दोनों पैर बराबर हो 3-3 फीट का, ये ठीक है? पता चलता है ना। तो हम इतना ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि सुविधा में ग्रोथ नहीं करो, हम कह रहे हैं कि उसके साथ संबंध के लिए भी कुछ समय लगाएंगे कि नहीं, उसके साथ नेचर का ध्यान रख करके प्रोडक्शन करेंगे या नेचर को एक्सप्लॉइट करके छोड़ेंगे। अगर वो करेंगे तो यही होगा कि पीने का पानी भी नहीं, साफ हवा भी नहीं मिलेगी, खाने के लिए ठीक भोजन नहीं मिलेगा, फिर कहेंगे मेडिकल बिल बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही ग्रोथ करना है तो पहले बीमार किया जाए, फिर उसको इलाज किया जाए, फिर जीडीपी बढ़ाया जाए। नहीं सर, मतलब कहीं ना कहीं साइकिल ही ये बन जाता है कि हम जो बना रहे हैं हम उसका यूज करने के लिए उसे बना रहे हैं, तो वो वेट अ मिनट, इतना सिंपल नहीं है कि हम जो बना रहे हैं यूज करने के लिए बना रहे हैं। हम बना रहे हैं और नहीं बिक रहा है तो बेचने के लिए भी 10 लोगों को लगा रहे हैं। हाँ नहीं क्या? तो वही हो जाता है कि जैसे अभी आईफोन के नए नए वर्जन्स आ रहे हैं, तो एक वो सिंबल बन गया है कि हाँ जिसके पास अभी आईफोन 17 है वो स्टेटस में ऊपर है, नहीं, और जरूरत के हिसाब से तो हमारा एक सिंपल सा फोन से भी काम चल जाता है। तो वही तो, अगर स्टेटस सिंबल बना दिए हैं तो 2 बात समझना जरूरी है।
आईफोन का 17 प्रो लेके भी सॉल्व नहीं होगा, अगले साल 18 आने वाला है, ठीक है ना। 18 लेके भी सॉल्व नहीं होगा, अगले साल 19 आने वाला है, ठीक है। और अभी तो आईफोन का ही 17, 18, 19 कह रहा हूँ, दूसरे भी बहुत ब्रांड हैं जो आज नहीं तो कल कंपटीशन में आने ही वाले हैं। तो है ही सैमसंग वगैरह तो है ना, competition में, हाँ। सैमसंग का है, मुझे तो ज्यादा आइडिया नहीं रहता, तुम ज्यादा अच्छा बताओगी हमको। तो ये दिखता है कि उस रेस में कहीं खत्म नहीं होगा। वही रेस जो है वो एक लूप में बना हुआ है कि हाँ वो आएगा, फिर उससे ऊपर कोई आएगा, फिर उससे ऊपर कोई आएगा, तो कहीं ना कहीं हम अपनी नीड को छोड़ के अपना स्टेटस शो कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो अगर करना शुरू कर दिए तो पूरी जिंदगी खुद परेशान रहेंगे और दूसरों की परेशानी का कारण बनेंगे, जिस पर हमने बहुत विस्तार से बात की थी। तो ग्रोथ हो अच्छी बात है, डेवलपमेंट हो अच्छी बात है, बट पूरे शरीर का होगा या मुंह इतना बड़ा हो जाए, पेट ऐसा हो जाए, फिर पैर ऐसे हो जाए और हाथ ऐसा हो जाए, वो आदमी दिखेगा कि तो अभी विकास के उन पैरामीटर्स को पहचानने की जरूरत है। तो जैसा कार्टून बन जाता है ना, वैसा बना के वैसी कार्टून जैसी जिंदगी हो गई है हम सब की, ठीक है। हल्ला मचा रहे हैं हम सब जगह, यहाँ से लेके वहां तक हल्ला सब मचा रहे हैं, बस कारण के रूप में अपने को छोड़ के बाकी सबको पहचान रहे हैं। हल्ला सब मचा रहे हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आज की युवा का सब पहला प्रश्न होता है, मैं किन्हीं के घर पर था 2 साल पहले, कह रहे हैं आपके जमाने में स्ट्रेस के जितने कारण थे आज उसकी तुलना में कई गुना बढ़ गए हैं। भाई बढ़ ही जाएंगे, ये डिजाइन बनाएंगे तो, कि नहीं जी? हाँ, कह रहा है हाँ। परिवार में शिकायत ज्यादातर जगहों पे बड़ी पड़ी है, समाज को लेके तो आप पूछिए ही नहीं तो आदमी इतना गिनाएगा कि लिस्टे ना होगा। किसी सोशल मीडिया को खोल करके देख लीजिए, सामाजिक समस्याओं की बाढ़ लगी हुई दिखाई देगी। नेचर की समस्याओं को लेके इतनी बात हो रही है, बस हर आदमी ये मानता है कि इसमें कारण मैं नहीं हूं, बाकी सब है, बाकी सब। ऐसा लगता है जैसे कहीं दूसरी जगह से कोई आके कुछ कर जा रहा है, यहाँ तो सब साफ सुथरे भोले वाले लोग बैठे हैं। धरती पे तो 800 करोड़ साफ सुथरे भोले वाले लोग हैं, रात में सोए हुए में कोई एलियन आता है और कर जाता है। तो ये पकड़ना जरूरी है कि सुविधा की आवश्यकता को पहचानने का काम अगर हम नहीं किए हैं ना, तो वो एक ऐसे ग्लास को पानी से भरने का प्रयास है जिसके नीचे पेंदी नहीं है, बॉटम नहीं है, बेस नहीं है। ग्लास के नीचे अगर वो पेंदी नहीं होगी तो कितने पानी से ग्लास भरेगा? नहीं भरेगा ना। तो अगर सुविधा की जरूरत को पहचानने का ही काम हम नहीं किए हैं तो हमारी आवश्यकता से अधिक सुविधा कभी भी होगी? नहीं होगी। जब हमको ये लगता रहेगा हमेशा कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से कम सुविधाएं हैं, तो हम प्रोस्पेरिटी महसूस करेंगे, समृद्धि महसूस करेंगे कि अभाव और डिप्रीवेशन महसूस करेंगे? अभाव। तो ये दिखना जरूरी है कि इस कंपैरिजन के माइंडसेट से अगर हम चलेंगे तो सुविधा की आवश्यकता ही तय नहीं होती। सुविधा की आवश्यकता तय नहीं होगी तो हम अभावग्रस्त बने रहेंगे, इसकी गारंटी है, गारंटी। तो हम लोग बार बार ये कहते रहते हैं कि समृद्धि का मतलब है आवश्यकता से अधिक सुविधा की उपलब्धि। आप में स्लाइड ये आगे पीछे होगी, आप मत ढूंढिए, अभी यहाँ देख लीजिए, आपके पास स्लाइड है, ये मैं बता दे रहा हूँ, ये स्लाइड है आपके पास, पीछे जाके है, परिवार के पहले होगा या परिवार के ठीक बाद होगा। तो समृद्धि को देखेंगे ना, तो आवश्यकता से अधिक सुविधा की उपलब्धि होने से जो भाव हमारे अंदर होता है, मेरे पास मेरे परिवार की जरूरत से अधिक है, इस भाव का नाम समृद्धि है।
मेरे पास मेरे परिवार की जरूरत से कम है, इस भाव का नाम दरिद्रता है। दो हम ही ढूंढ देते हैं अगर ढूंढना है तो। 25 है जी, 25 नंबर, 25 नंबर। तो समृद्धि के लिए दो चीज चाहिए, एक सुविधा की आवश्यकता की पहचान चाहिए, दूसरा उससे अधिक उपलब्ध होना चाहिए, तभी प्रोस्पेरिटी आएगी। अगर हम सुविधा की आवश्यकता की पहचान नहीं किए हैं ना, तो दो तरह के लोग दिखते हैं। एक, जिनके पास साधन नहीं है, ठीक है, संबंध ठीक नहीं होने से, मन ठीक नहीं होने से दुखी हैं और अभावग्रस्त हैं। अगर सुविधा की आवश्यकता नहीं पहचाने हैं ना, और हम दौड़ना शुरू करते हैं, तो समय के साथ सुविधाएं तो बढ़ती हैं। मैं सब जगह सर्वे करता रहता हूं, आपसे भी पूछना चाहूंगा, आपके घर में पिछले 15-20 सालों में सुविधाएं बढ़ी हैं कि कम हुई हैं? कितने लोग हैं जिनके घर में कम हुआ है? जरा हम देखना चाहें एक बार। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में लगता है कि पिछले 20-25 सालों में सुविधाएं कम हो गई हैं? एक नहीं दिख रहे जी, एक नहीं दिख रहे। तो ये जो सुविधाएं हमारे घर में बढ़ रही हैं, तो साधन विहीन से साधन संपन्न तो हम हो रहे हैं, लेकिन जिंदगी में सुख नहीं बढ़ता है अगर संबंध ठीक नहीं है, अपना मन ठीक रखने नहीं आता है, समाज की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो साधन बढ़ने के बाद भी दुख बना ही रहता है। ऐसे ही अभाव भी बना रहता है, क्योंकि अगर दूसरों की तुलना में ही हम अपने को देख रहे हैं, तो घर में कितना भी आ जाए, इधर दूसरों की तुलना में अगर अपने को देख रहे हैं, आप ही से बात कर रहा हूं, इतने ध्यान से पढ़ाई करोगे ना तो पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। नहीं हो तो मुझे पता ही है कि कुछ जरूरी काम है आप लोगों का, वो तो मैं पहले सुन लिया हूं। हाँ, एक मिनट दो ना, सवाल पे आता हूं, थोड़ा बात पूरा कर दूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि साधन घर में बढ़ने के बावजूद भी अगर मन ठीक रखने नहीं आता है, संबंधों में ठीक जीने नहीं आता है, तो इतना ही फर्क होता है कि पहले जमीन पे बैठ के लड़ाई झगड़ा करके दुखी थे, अब कुर्सी और सोफा पे बैठ के भी हो सकते हैं। पहले घर में रह के जो है एक दूसरे को बात सुना के दुखी हो रहे थे, अब होटल बुक करके वहां रह के भी हो सकते हैं। पहले उसी घर में रह करके एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, विरोध और परेशानी पैदा कर रहे थे, अब लंदन में जाके मोबाइल से भी कर सकते हैं। इतने तो फर्क पड़ेगा। तो ये दिखना जरूरी है कि साधन विहीन से साधन संपन्न होना अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ना करें, फिर ऐसा मत सुन लेना कि ना करें, नहीं तो सवाल पूछने लगोगे उस पर। तो साधन विहीन से साधन संपन्न हो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ ये अगर संबंध ठीक होने वाला भाग नहीं होगा तो दुख बना रहेगा। और दूसरा, अगर सुविधा की आवश्यकता को नहीं पहचाने हैं तो घर में सुविधाएं तो बढ़ती जाती हैं। पूरे संसार को लग सकता है कि हमारे पास बहुत है, हमको नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो बेस लेवल ही नहीं है मेरे पास कि हो कितना, चाहिए कितना हमको। चूंकि वो लेवल ही नहीं है हमारे पास, वो रेफरेंस ही नहीं है, ज्यादातर समय उस रेफरेंस का एक ही उत्तर है, दूसरे से अधिक चाहिए। ये रेफरेंस ही नहीं है हमारे पास। कितना भी दौड़ते हैं हम, वो क्षितिज जो दिखाई देता ना, वो 3 किलोमीटर का 3 किलोमीटर दूर ही रहता है। और जो देखते हैं ना, बाहर निकल के देखिए तो दिखेगा कि आसमान धरती से मिल रहा है 3 किलोमीटर बाद। दौड़िए 3 किलोमीटर, वो वापस 3 किलोमीटर ही दूर रहता है।
तो सुविधाएं तो घर में समय के साथ बहुत बढ़ जाती हैं, समृद्धि उतना ही दूर रहता है। और हम समृद्ध हैं कि नहीं, इसकी पहचान भी एकदम सिंपल है। जब भी हमको लगता है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है ना, तो हम दूसरों को देने की, दूसरों को पोषण करने की, दूसरों को नर्चर करने की सोच पाते हैं। जब भी मुझे लगता है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से कम है, तो ध्यान सारा इस बात पे रहता है कि कहाँ से थोड़ा और आ जाए। उसके लीगल तरीके दिखते हैं तो लीगल तरीके से करते हैं, नहीं दिखता है तो इलीगल तरीकों को भी, दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के तरीके में भी हम चले जाते हैं। तो प्रोस्पेरिटी हमारी है, आवश्यकता से अधिक हमारे पास है, इसकी पहचान होती है कि हम अपने परिवार में, परिवार समूह में दूसरे लोगों को भी आवश्यकता अनुसार दे पाते। लेकिन अपनी ही जरूरत का पता नहीं हो तो इकट्ठा कितना भी हो जाए, प्रोस्पेरिटी का भाव नहीं आता है। सोचा जाए इस पर, सवाल ले लेते हैं इनका। माइक दे दीजिएगा। हो गया, थैंक यू। माइक ले लो ना, आता हूं, कर देता हूं रिपीट। सुन तो ले इनको, थोड़ा जान तो ले आप भी कैसे सोचते हैं। नहीं, इससे रिलेटेड नहीं, उसी समय आया था जब जमीन के बारे में बात हो रही थी। तो मेरे पापा ऐसे, थोड़ा सा जमीन है, हमारा खेती बाड़ी है, तो पापा ऐसे उन्होंने सोचा कि थोड़ा घर बनाएंगे। जमीन उन्होंने बहुत सस्ते में बेच दी, और ना बाद में जमीन रही ना पैसा रहा, पता ही नहीं चला कहाँ चल गया। तो ऐसे कारण एकदम सिंपल है, कहीं ना कहीं सदुपयोग कैसे किया जाए सुविधा का, उसका डिजाइन नहीं पता है। तो जमीन बेच दिए इसलिए कि पैसा और मकान हाथ में आ जाए, तो जमीन तो उस कारण से चली गई। जो पैसा हाथ में आया होगा ना, वो मकान में लगने के बदले कहीं और लग गया होगा, पता नहीं चला ना। वो पता इसलिए नहीं चलता है कि बर्तन में एक छेद रखे रहते हैं बाल्टी में, उसमें जमीन बेच के उस बाल्टी में ला के पानी डाल दिए, ठीक, वो बाल्टी में 4 छेद होंगे, तुमको दिखाई भी नहीं पड़े कि छेद कहाँ है, तुम तो खाली देख रही हो कि खाली बाल्टी घूम रहा है। तो उतना ही होता है, और क्या जी। हाँ जी, रिपीट करूं, आपका मोबाइल पूरा हो जाए तो। थैंक यू। तो नहीं तो क्या फायदा रिपीट करने का, फिर करना पड़ेगा हमको। तो मैं तो इतना सिंपल बात कह रहा था कि अपनी सुविधा की आवश्यकता को अगर हमने नहीं पहचाना है, हमको चाहिए क्या, अगर यही नहीं पता है, तो हम कितना भी दौड़ें, हमको हमारी आवश्यकता से अधिक है ये बात नहीं दिखती। चूंकि आवश्यकता से अधिक हमको नहीं लगता है, इसलिए सारे संसार को भले लग रहा हो कि हमारे पास बहुत है, हमको नहीं लगता। और जब भी हमको लगता है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है, तो हम दूसरों को देने की, अब तुम पूछोगे अगली बार हमको कि क्या बोले थे, फिर से बताइए। जब भी हमको लगता है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है, तो हम दूसरों को देने की सोच पाते हैं, दूसरों को नर्चर करने की सोच पाते हैं। जब भी हमको लगता है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से कम है, तो हम कहीं ना कहीं से पाने का सोचते हैं। उसका लीगल और उचित तरीका दिखता है तो उससे करते हैं, नहीं दिखता है तो इलीगल तरीकों में भी जाने की, दूसरों को एक्सप्लॉइट करने की भी पॉसिबिलिटी बनी रहती है, संभावना बनी रहती है, हम वो भी कर सकते हैं, कई बार कर भी डालते हैं। और ये दिखेगा ना आपको, तो आप देखेंगे 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ भी जिनके पास हो गया हो ना, वो भी दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हुए दिखाई देते, क्योंकि वो 500 करोड़ हमारे लिए पर्याप्त है कि नहीं ये पता नहीं। 1000 करोड़ हो जाएगा ना, तब भी नहीं लगता है। तो मैं फिर से बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा ना कमाएं, मैं ये कह रहा हूं कि पैसा कमाते समय संबंध पूर्वक जीने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे, नेचर का ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे, सोसाइटी में सिस्टम्स बने उस पर काम करेंगे, या भ्रष्टाचार और एक्सप्लॉइटेशन बढ़े उसके लिए काम करेंगे। जी कुछ कह रहे? नहीं, थैंक यू। कोई और इमीडिएट प्रश्न तो नहीं? ये समझ में आया कि सुविधा की
आवश्यकता की पहचान होना ये रोजगार का पहला जगह है, आजीविका का, कैरियर का, लाइवलीहुड का पहला जगह है कि जिधर जा रहे हैं पता तो चले कि कहाँ पहुंचना है। अगर उसका यही उत्तर है कि दूसरे से अधिक होना है तो कभी नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलने वाला। फिर तो 800 करोड़ लोगों की दौड़ है। और उसमें दुर्भाग्य की बात यह है कि हम ज्यादातर ये दौड़ उन्हीं के साथ लगा लिए हैं जिनके साथ हम रह रहे हैं। तो ज्यादातर कंपटीशन कोई अमेरिका वालों से हम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी से नहीं कर रहे हैं, अमित शाह से नहीं कर रहे हैं, अपने भाई, अपने बहन, अपना पति, अपनी पत्नी, ठीक, अपने चचेरे भाई बहन, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, ठीक, अपने ही घर के और लोग जिन ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां, इन्हीं जगहों पर हम उस तुलना को फंसा लिए। इन्हीं जगहों पर हमने इस सुविधा से सम्मान का मुद्दा बना लिया है और दूसरों को पीछे छोड़ने का माइंडसेट बना लिया। तो उस प्रक्रिया में संबंध भी खराब हो रहा है, इसलिए दुखी है, समृद्धि भी खत्म हो गई, इसलिए अभावग्रस्त है। तो दौड़ते तो बहुत हैं, खालीपन भरता नहीं है। माइक दे दीजिएगा इधर प्लीज। हेलो, मेरा क्वेश्चन है कि मतलब रोजगार और आजीविका के लिए खुद की सुविधाओं की पहचान की जाए या हम पर जो डिपेंड है उनकी भी? हाँ, पूरे परिवार की। हमें उनकी सुविधा का कैसे पता चलेगा, उनकी सुविधाएं क्या है, किसमें है? बात करने से पता चल जाएगा। घर में माँ खाना बनाती है, माँ बनाती हो, पत्नी बनाती हो, कोई भी, उसको पता चलता कि नहीं कि घर में कितने लोग हैं और कितना खाएंगे कि नहीं पता चलता है। एक आध दिन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, हम लोग भी 8 दिन का खाना बना रहे हैं तो, लेकिन नॉर्मल तो चल ही जाता है जी, और 2-1 दिन में सेट कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 2-4 दिन में सेट हो जाएगा। बात करने से पता चलेगा। और कैसे? थोड़ा देखने से पता चलेगा कि आज साहिल जी को रोटी परोसते ना, तो देख लेते हैं 5 खाते, 3 खाते, 6 खाते, अगले दिन से आइडिया लग जाता है साहिल जी कितना खाएंगे। और क्या इतने लोगों का लग रहा है, कृष्ण गोपाल जी कह रहे हैं। बात करने से पता चलता है जी, अगला भी तो हमारे ही जैसा मानव है, और क्या है जी। जी कुछ कह रहे भैया? कह रहा था, आपने बहुत गहरी बात बोली कि देखो, जब जिंदगी की समझ नहीं होती है तो हम अपनी आवश्यकता नहीं पहचान पाते, दौड़ते हैं ना, और चाहिए और चाहिए। जीना हमारा कोई 800 करोड़ के साथ तो होता नहीं है, जीना तो 50-100 करोड़ के साथ अपने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, है ना, जलाते भी रहते हैं आपस में ही। हमने ये जीना हमको सबके साथ है ही नहीं, जिनसे जीना उन्हीं से संबंध खराब कर बैठते हैं। पहले जब मैं बिजनेस शुरू किया तो पेट्रोल पंप लगाया तो बाकी पेट्रोल पंप से तुलना करते रहते थे। फिर मैंने एक दिन ऐसे ठंडे दिमाग सोचा शाम को कि मैं जो कपड़ा बना रहा हूँ उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, जिनके माइंस का काम उनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, खाली जो मेरे जैसा बिजनेस है उनसे कंपेयर करके परेशान हो रहा हूँ। पैसा सोचा नहीं था उससे ज़्यादा आ गया, फिर भी परेशान हो रहा हूँ। तो ये पैसा आराम के लिए है कि परेशान करने के लिए? तो मैं तुलना खाली उन्हीं से कर रहा हूँ, तो फिर तुलना करना बंद कर दिया। अभी मैंने देखा जैसे मुंबई में, मैं सोच रहा था ऐसे ही कि वहाँ पर लोग सुबह घूम भी नहीं पाते हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते हैं, है ना, सुबह से रात दौड़ रहे हैं, उसके बाद भी वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं है बीपी की, हार्ट की, जितनी यहाँ पर है। कारण क्या है कि वहाँ पर पड़ोसी को जानते ही नहीं है, अपने पास वाले फ्लैट में कौन रहता है, तो कंपेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे तो क्या कि बिजनेस पे जा रहे हैं तो भी कंपटीटर दिख रहा है, बाजार गए तो पानी पूरी खाने वाले के वहाँ भी दिख गया, वो को खाना खाने गए वहाँ भी दिख गया, तो कंपेयर करते हैं, सुबह से रात कंपेयर करते रहते हैं। उस कंपेयर करने में हमेशा बीपी ऊपर नीचे होता रहता है, तो डिस्टर्ब होता रहता है। तो छोटी जगहों में जहाँ पे ज़्यादा स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं उसके बावजूद भी बीमारी ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि कंपेरिजन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे मुझे लगा कि बिना वजह मैं उन्हीं से कंपेयर कर रहा हूँ जिनका बिजनेस मेरा जैसा, बाकी से नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेरी समझ की कमी है। तो ठीक है, अपने आवश्यकता ज़्यादा आ गया, अपन तो खुश रहे, अब उसके बाद कितना आया, उसका बिजनेस मेरे से ज़्यादा है, उसकी सेल मेरे से ज़्यादा है, उससे क्या लेना देना है। तो आपने बात बहुत बढ़िया बोली कि अगर ध्यान चला जाए तो जो सबसे ज़्यादा हमारे काम आते हैं अपने,
रिश्तेदार और दोस्त मुसीबत के समय, उन्हीं से ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं और उन्हीं से आगे निकलने के प्रयास में कई बार अनफेयर तरीके भी काम में ले रहे हैं। तो मैं अपने कई रिश्तेदारों को, दोस्तों बोलते रहता हूँ भी थोड़ा ये आ जाओ, बढ़िया शिविर हो रहा है। तो सबके पास घर है अपना, 4 पहिए की गाड़ी है, तो जब जन्म के समय था उससे तो बेहतर ही हो गया सबके घर में। तब थोड़ा सा सुन लें, समझ लें। तो वो जिसके परिवार में, रिश्तेदार में, कुटुंब में एक अगर रिश्तेदार कोई पैसे वाला हो गया और बाकी को जिंदगी की समझ नहीं है, उनकी जिंदगी यही नर्क है। वो हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, हमेशा लगता है उससे कम है, उससे कम है। तो मेरे से एक मुसाजी काफी पैसे वाले हैं, तो बाकी रिश्तेदारों में देखता हूँ कि वो उनसे कंपेयर करके हमेशा ही परेशान रहते हैं। और मैंने कहा तुम्हारे पास यार जन्म के समय से आज सब बेहतर हो गया ना, मस्त रहो। वो नहीं, और कोई स्कीम हो तो बताओ यार, ये शिविर नहीं करना, कोई स्कीम बताओ कोई। तो एक रिश्तेदार का ज्यादा पैसा होने कई बार अगर हमारी समझ नहीं है तो हमारे लिए ऊपर कुछ नहीं है, सब यही है, नर्क भी यही है, स्वर्ग भी है। समझ में आ जाए तो स्वर्ग यही है, नहीं समझ में आए तो नर्क यही है। तो इसलिए अपनों से संबंध खराब जो हो रहा है ना पूरी दुनिया में, उसका कारण यही है, कंपेयर ही अपनों से कर रहे हैं, जबकि मुसीबत में काम भी वही आते हैं, फिर भी सबसे शिकायत भी अपनों से ही है। बस इतना से मुझे कहना था। हालत ये हो गई है। हेलो सर, कंपेयर और डिपेंड हो रहे, मेरे को समझ नहीं आया अभी। अभी बताता हूँ ना। अभी हालत ये हो गई है, हम अपने लोगों के साथ जीते हुए, कि वो हमारे यहाँ कहते हैं, वो मार्क्सिज्म का फेमस कोट है कि मजदूरों को इतना दिया जाता है कि जिंदा मर भी नहीं सकते हैं और ठीक से जिंदा भी नहीं रह सकते। तो संबंधों की हालत हमारी ऐसी ही हो गई है कि न छोड़ पा रहे हैं न जी पा रहे हैं। तो यहाँ कुल बात तो इतनी हो रही है कि परिवार के सभी लोगों की जरूरतों को पहचान करके उससे ज़्यादा करें। कठिनाई ये हो गई है आज के दिन कि परिवार में भाई भाई के बीच भी कंपैरिजन शुरू हो गया है, कंपटीशन शुरू हो गया है, क्योंकि बंटवारा हो जाता है एक समय के बाद। बहन चली जाती दूसरे घर में तो उसके बाद तुलना एक के बाद एक शुरू हो जाती। एक घर में भी जब तक रहते हैं ना, तब तक भी कई घरों में ये तुलना होती रहती है मम्मी पापा के बारे में, कि वो बहन का ज़्यादा ध्यान रखते कि भाई का, बड़े भाई का रखते कि छोटे का, बड़ी बहन का रखते कि छोटे का। सिर हिला रही बिल्कुल। तो हाँ, दूसरी बहन भी है यहाँ। तो ये तुलना के डिजाइन से ये बात दिखना जरूरी है कि हम अपनों के बीच में ही दूरी पैदा कर रहे हैं, दरार पैदा कर रहे हैं। एक दूसरा, सुविधा की आवश्यकता तय नहीं होती तो अभावग्रस्त रहते हैं। कितना भी हो जाए अभाव लगता है, अभाव लगता है। हिंदी में कहते हैं 99 का चक्कर है वो 100 कभी नहीं होता है, होगा भी नहीं, क्योंकि चाहिए क्या वो तो पता हो। 100 का पता नहीं है तो 99 तो हमेशा रहेगा जी। कुछ कम है हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। और उसका तनाव कॉन्स्टेंटली हमारे ऊपर बना रहता है। हमारा कंपैरेटिव माइंडसेट चल रहा है ना, कॉन्स्टेंटली हम एक तनाव में ग्रस्त रहते हैं। वो अपने से अधिक को देख करके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का, हीन भावना का तनाव है, लगातार झेल रहे हैं हम। कुछ लोग झेल पाते हैं, कुछ नहीं झेल पाते। जो नहीं झेल पाते बेचारे वो साइकेट्रिस्ट के यहाँ चक्कर खाते हैं। पर जो झेल भी रहे हैं ना, वो इतना ही है कि बर्स्ट नहीं हो रहे हैं, किसी तरह संभाले हुए हैं अपने को, कि नहीं। ये दिखना जरूरी है। बहुत छोटे छोटे मुद्दों को हम जिंदगी में नहीं समझ रहे हैं तो दौड़े जा रहे हैं, उलझे जा रहे हैं, उलझे जा रहे हैं। एक प्रश्न बार बार, ये समझ में आया? हाँ प्लीज। भैया आपने बताया कि जब हमें अगर ज़रूरत है कि हमें क्या ज़रूरत है तो हम पता कर लिए, लेकिन हम जब मेरे पास हो गया वो चीज़ तो हम दूसरे को क्यों दें? मत दो। नहीं, आपने बताया ना कि दूसरों को देना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि दूसरों को देना चाहिए, मैंने ये कहा कि जब कोई चीज मुझे मेरे पास अधिक दिखती है तो स्वाभाविक रूप से तुम घर में आओगे, तुमको भी खाना खिला देंगे। अगर हमारे घर में खाना ज्यादा है और तुम हमारे घर में अतिथि के रूप में आए हो तो अपने खाने के साथ तुमको भी खिलाएंगे। अगर नहीं होगा तो नहीं खिला पाएंगे, कि नहीं?
क्या चाहते हो? तुम हमारे घर आओ तो खाना खिलाएं कि ना खिलाएं? खाने की वो तो ठीक है। खिलाएं कि नहीं ये तो बताओ। हाँ। पूछ लेना जरूरी है, ताकि तुम्हारे घर आने के पहले सोचेंगे कि खाना बांध के लाना है कि तुम दोगे। क्या हुआ है कि अभी हमको अपने पास एक तो आवश्यकता से अधिक दिखता नहीं है, आवश्यकता से अधिक दिखता नहीं है अपने पास, दूसरा संबंधी के रूप में लगता नहीं है, ठीक है? तो करेंगे कैसे? ये समझ में आया? दो कठिनाई होती है, अपने पास आवश्यकता से अधिक लगता नहीं है, दूसरा संबंधी के रूप में दिखता नहीं है, तो कैसे करेंगे? जो संबंधी के रूप में अभी भी दिखता है ना, उनके लिए कुछ करते हो कि नहीं करते हो? तो ये दिखना जरूरी है कि हमारे पास आवश्यकता से अधिक सुविधा हो और अगला संबंधी के रूप में दिखाई दे, देना बहुत स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। जी पीछे माइक दे दीजिएगा प्लीज। हेलो जी नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। मैं एक जनरल प्रश्न कर रहा हूँ, किसी फैमिली से जुड़ा हुआ नहीं है, जी जी लेकिन ये मान लीजिए मेरी फैमिली से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, करिए ना। मेरी एक सिस्टर है, वो मेरे घर पर आती है तो वो कहती है भैया ये चीज़ें आपके घर में नहीं है, और मुझे लगता है मैं बहुत आराम से जी रहा हूँ। इस कारण से होता है कि वो मेरे घर आने के बजाय दूसरों के घर ज़्यादा ठहरना पसंद करती है। तो संबंध तो खराब हो रहे हैं ना भैया। मेरा मन तो दुखता है कि वो मेरे घर आए, लेकिन उसको लगता है कि भैया के घर व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। एक उदाहरण के तौर पे बात बोल रहा हूँ। और दूसरी बार वो जब भी आती है शिकायतें ही करती रहती है, जबकि मैं और मेरी पत्नी आराम से जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है मैं पर्याप्त हूँ। लेकिन अब क्या करना चाहिए ऐसे में संबंध ठीक करने के लिए? आपके केस में अगर संबंध है तो मैं तो एकदम सिंपल बात करूंगा कि मैं और परिवार हम ठीक से जी रहे हैं, मैं पत्नी बच्चे सब ठीक से जी रहे हैं, तो वो तो सेट हो गया। अब ये बात है कि घर में बहन आए तो उसके लिए इंतजाम हो कि नहीं हो। मैं तो इस पक्ष में हूँ कि इंतजाम हो। तो दो में से एक काम करना चाहिए, या तो अपनी कमाई में से कुछ कर सकते हैं तो वो कर लें, नहीं तो बहन को कहें कि मिल करके एक और कमरा यहाँ बना देते हैं, ताकि तुम जब आओ तुम भी आराम से रहो और बाकी समय औरों के भी काम आएगा। आपके लिए गेस्ट रूम बन जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है ऐसी? भैया मेरे पास संपन्नता नहीं है इतनी, मान लीजिए, ठीक है, और मैं चाहता हूँ बहन बेटी का लेना भी नहीं है। देखिए फिर तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि ये दो नीड, एक ये कि बहन का लेना नहीं है और दूसरा अपने घर में उसको रखना भी है, ये दोनों में हायर प्रायोरिटी क्या है आपका? हायर प्रायोरिटी तो मेरा संबंध खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिस्टर को तो मेरे को रखना है। प्रश्न सुन लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। उत्तर आप ही अपने लिए देंगे, मैं तो अभी तक कोई उत्तर देता नहीं हूँ। मेरा काम तो सिर्फ सवाल पूछना है, उत्तर तो आपके पास है जी। हमारे में योग्यता की कमी है ना, तो आपसे आंसर मिलेगा तो हम कहीं समझ पाएंगे। हर बार मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो कहिए, मैं पहले धैर्य से सुनूंगा। फिर हमारा ये रिक्वेस्ट होगा कि मुझे भी तो कहने दिया जाए ताकि बात पहुंच सके। पूछने भर से उत्तर नहीं मिलेगा, सुनना, फिर उसको सोचना, ध्यान देना, समझना, और फिर उसका अभ्यास। तो मैं तो इतनी ही बात कह रहा हूं कि आपके पास वो सुविधा है नहीं, बहन बेटी या किसी और का लेना नहीं है, ठीक है? तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि जो अभी घर की स्थिति है इसमें बहन आके नहीं रह सकती है, तो आपके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है? बहन आके घर रहे ये ज़्यादा प्रायोरिटी है, या बहन का नहीं लेना है ये प्रायोरिटी है? ये दो चीज होगा ना, या तो बहन आके घर रहे और उससे ले लें हम, या बहन घर ना रहे और उससे ना लें हम। ये दोनों में से आप क्या चुनना चाहते हैं वो चुन लीजिए। ये दो ऑप्शन हुआ ना, ये दोनों में से जो ठीक लगे वो चुन लीजिए। किस बेसिस पर चुनेंगे? आप कहेंगे कैसे चुने? एकदम सिंपल चुनिए, दोनों में ज्यादा ठीक आपको, ज्यादा सुख, ज्यादा अच्छा आपको कौन सा लगता?
ये नहीं समझ में आए कि दोनों में ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है, तो ये पूछिए कि दोनों में कम दुख किस में होगा आपको। इस सवाल समझ में आया? माइक समझ में आया भैया, लेकिन इस समय यहाँ जो बैठे ना, दोनों स्थितियाँ सही है, क्योंकि बहन को भी नाराज नहीं कर सकते और मेरे पास संबंधता भी नहीं है। मैं वही कह रहा हूं। देखिए, अब तो 2 ऑप्शन है, ऑप्शन पकड़िए। एक ऑप्शन ये है कि बहन से पैसे लेकर के बना लें, बहन से या किसी संबंधी से, मैं कोई बहन ही नहीं कह रहा हूं, किसी संबंधी से पैसे लेके बना लें और उन सभी संबंधियों के रुकने का इंतजाम हो जाए। एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन है कि किसी से ना लें और वो कहीं बाहर रुके। यही तो 2 ऑप्शन है ना जी। हाँ, यही होगा। ये दोनों में क्यों, कौन आपको भी और बहन को भी ज्यादा अच्छा लगता है, वो तय कर लीजिए। या दोनों में कम दुख किस में होता है, वो पहचान लीजिए। जिसमें कम दुख हो वो ले लीजिए। भाई, आप पूछोगे गाल पे थप्पड़ मारे कि पीठ पे मारे, अगर खाना ही है थप्पड़, तो हम चुनेंगे कहाँ खाएं, गाल पे कि पीठ पे, कि नहीं। हमारी स्थिति क्या होती है कि वो पुरानी कहानी है ना, कि बुला के किसी को कहा कि 100 जूते खाओगे कि 100 प्याज खाओगे, क्या चुनना चाहोगे बताओ? क्या चुनोगे? 100 जूते। होता यही है, जूता चुनो कि प्याज, फर्क नहीं पड़ता। जूता चुनते ना तो 2 जूता खाने के बाद लगता है कि प्याज खा लेना ही ठीक है। फिर क्या करते हैं, 2, 4, 5 प्याज खाते हैं। 5, 7 तक प्याज पहुंचता है ना, उससे जो हालत खराब होती है, लगता है इन्हें जूता ही ठीक था। तो लास्ट में स्थिति ये होती है कि 99 जूते और 100 प्याज, या 100 जूते और 99 प्याज वाली हालत होती है हमारी। तो तय कर लिया जाए इसको। देखिए क्या है, किसी भी जगह पर जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास और जो लोग हैं हमारे पास, लोगों के साथ संवाद और रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज, यही तो कोई भी करेगा जी। गणित तो इतना ही है। लोगों के साथ प्रॉपर डायलॉग, संबंध पूर्वक संवाद और रिसोर्सेज का एप्रोप्रिएट यूज, और संबंध पूर्वक संवाद के लिए संबंध का भाव। ये जो शुरू से इतना भाव पर बात की है ना, विश्वास का, सम्मान का, स्नेह का, कृतज्ञता का, वो बात ही इसीलिए कर रहे थे कि उसके बिना संबंध की एक भी प्रॉब्लम हल नहीं होगी। हमको एक दूसरे के ऊपर विश्वास के बदले शंका है, सम्मान के बदले अपमान करने को, नीचा दिखाने को लगे हुए हैं, स्नेह के बदले द्वेष है, विरोध है, ईर्ष्या है, घृणा है, मनमुटाव है, कंपटीशन है, कहीं ना कहीं दूसरे को पीछे छोड़ने की प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं अपनी जरूरत दिखाई देती है, दूसरे का कुछ दिखता नहीं है। बात बढ़ेगी कैसे आगे? बढ़ेगी कैसे आगे? हाँ, कुछ कह रहे? इनको माइक दे दीजिए, इनका क्वेश्चन करके फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ब्रेक कब करना है हमको एक बार बता दीजिएगा। भैया मेरे को यूं लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन सर की बातों में तुलना महसूस नहीं हो रही है कि भाई बहन भाई के घर रुक रही है, मेरे घर नहीं रुक रही है, तो भाई से कंपैरिजन नहीं हो रहा है क्या? मेरे को जहाँ तक समझ में आया उनका। हाँ, लंच ब्रेक में बताना उनको। इधर का सुन लेता हूँ जी। भैया इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बहन की फैमिली है वो कहीं ना कहीं उनका स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी, मेरे घर पे है, मेरे पास जो कमरे है या एक कमरा एक्स्ट्रा भी है जो गेस्ट रूम भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने बंगलों के हिसाब से कंपैरिजन कर रहे हो और अपना स्टेटस मेंटेन करने के हिसाब से मेरे घर पे नहीं आए। इसमें क्या करेंगे? आपके प्रश्नों का उत्तर बहुत लोगों के पास है, लंच ब्रेक में सबसे ले लीजिएगा। ये प्रश्न नहीं, जानना है मेरे को ये तो देखिए क्या है, अपनी ही जिंदगी के दुख कम है क्या कि दूसरे की जिंदगी के दुख में कूद करके और अपना दुख बना लें जी। एक क्या है, देखिए चाय के ऊपर चर्चा करनी हो तो बहुत सारा समय बिताया जा सकता है, हासिल उसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि आपका तो मुद्दा ही नहीं है वो।
ना आपकी अभी वो बहन है, ना वो बंगलो वाले रहने वाली है, ना वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए आपके घर में नहीं रह रही है। अगर ये स्थिति है तो बात तो संबंध पर करनी होगी बहन से। विश्वास, सम्मान और स्नेह के भाव के साथ डायलॉग करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि एक दूसरे के साथ वो अपनापन और आत्मीयता इंश्योर हो सके। घर तो मुद्दा ही नहीं है जी, फिर तो घर मुद्दा ही नहीं है। फिर तो विश्वास, सम्मान और स्नेह का भाव खुद में रखते हुए बहन के साथ संवाद करने की जरूरत है। हाँ, 20 मिनट और है। थैंक यू जी। थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे कि 20-25 साल में समाज में सब लोगों के पास सुविधाओं, अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि समाज में 20 साल से पहले सुविधाओं का अभाव था, अभी सुविधाएं ज़्यादा बढ़ गई, सबके पास में ही सुख बढ़ गया है। सुख तो नहीं बढ़ा, सुविधाएं बढ़ गई। इनफैक्ट तो सुविधाएं बढ़ गई है। पहले एक परिवार में 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक बच्चे होते थे, आजकल 2 ही बच्चे और हैं। तो क्या पेरेंट्स बच्चों को ज़्यादा सुविधा दे रहे हैं या और प्रोटेक्टिव कर रहे हैं, सारी सुविधाएं ला के दे रहे हैं, तो उनमें अहंकार और अहम और इस टाइप की चीज़ें नहीं बढ़ रही है और ज़्यादा अपने आप को ऐसा सोच रहा है कि नहीं मेरा सब पे मेरा अधिकार है, वो चीज़ें बढ़ के और ज़्यादा समस्याओं को जन्म दे रही है। या पहले वाला सिस्टम ज़्यादा अच्छा था कि जहाँ सुविधाएं कम थी लेकिन सुख ज़्यादा था, आज सुविधाएं ज़्यादा है तो सुख कम हो गया, क्योंकि वो स्नेह और वो चीज़ें बढ़ रही है। आज सुविधाएं ज़्यादा हो गई हैं, इसलिए सुख कम नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। आज सुख कम इसलिए हो गया है कि सुविधा ज़्यादा होने के बावजूद भी आवश्यकता की पहचान नहीं होने से कम लग रहा है। नंबर 1 कारण ये है। सुविधा ज़्यादा होने के बावजूद भी, पहले से ज़्यादा होने के बावजूद भी आवश्यकता की पहचान नहीं होने से कम लग रहा है। तो पहले 10 लाख था, आज 2 करोड़ हो गया। 2 करोड़ होने के बावजूद भी ज़रूरत का पता नहीं है तो कम लगता है, कम लगता है। और दूसरी कठिनाई ये हो गई है कि सुविधा में ही जो 24/7 हम में से ज़्यादातर लोग लग गए हैं, बच्चे की पढ़ाई से लेके बड़े होने तक, जो प्रश्न ही यहाँ खड़ा होता है क्या करते हो का मतलब इतना ही रह गया है कि क्या कमाते हो तुम, कि नहीं क्या करते हो का क्या उत्तर है, कमाते क्या हो तुम। ये जो सारा हमारा जगह ही यहाँ खड़ा हो गया है 24/7 सुविधा के ऊपर, उसमें जो संबंध इग्नोर हो रहा है, उसमें जो भावों की कमी एक दूसरे को महसूस हो रही है, उसमें जो एक दूसरे के साथ रहने के लिए सुकून के पल नहीं बच गए हैं अपने पास। इस पूरे सिचुएशन में कोई हमारा सुख दुख सुनने वाला नहीं बच गया है। उसका जो तनाव और फ्रस्ट्रेशन है अपने अंदर, वो हमारे दुख का, पीड़ा का मूल कारण बना हुआ है, मूल कारण बना हुआ है। तो प्रॉब्लम तो यहाँ है, यहाँ है। सुविधा बढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये 2 जगह पर अभाव का है। कुछ आप कह रहे थे? हाँ। वो आपके वो समृद्धि वाली स्लाइड एक बार खुली ना, वो जिसमें आपने 3 कैटेगरी बताई थी, इससे अगले वाली। जी जी समझ गया। तो इसमें जैसे आप ये जो समझाना चाह रहे हैं, तो कि पहली जो कैटेगरी है साधन विहीन, दुखी, दरिद्र, अभावग्रस्त, तो आजकल जिसको गरीब हम बोलते हैं उसके पास साधन भी कम है, दुखी है क्योंकि जिंदगी को समझा नहीं है तो सुख मिला नहीं है, और दरिद्र भी है। दरिद्र का मतलब उसको कमी का एहसास भी है। तो गरीब मतलब वो जिसका कमी भी है और कमी का एहसास भी है, उसको गरीब बोलते हैं। वो पहली कैटेगरी का होगी। जो कैटेगरी 2 है उसमें साधन संपन्न, दुखी, दरिद्र, मतलब साधन तो है लेकिन जिंदगी नहीं समझे, दुखी भी है, और दरिद्र मतलब कमी का एहसास है, पैसा होने के बाद भी अभी लगता है दूसरे से कम है, तो इसको आजकल बोलते हैं अमीर। तो पहली कैटेगरी है गरीब, दूसरी कैटेगरी अमीर, और तीसरा जो नीचे लिखा है कि साधन संपन्न, सुखी, समृद्ध। ये हमारा हर व्यक्ति चाहता है कि साधन भी आवश्यकता ज़्यादा हो, जिंदगी भी सुख से भरी भी हो, और समृद्धि का भाव हो, कमी का एहसास जो हमेशा लगे मेरे पास ज़्यादा है तो हम दे पाएंगे किसी को। तो सब बनना चाहते हैं 3 नंबर पे,
पर आज की जितनी पढ़ाई है, जितना नौकरी व्यापार है, जितनी हमारी सोच मानसिकता है, वो सारा डिजाइन इतना डिफेक्टिव है नौकरी व्यापार का, को 1 से 2 में ले जा सकती है ज़्यादा। आप कितना ही पढ़ लें, कितना ही पैसा कमा लें, आप 1 से 2 में आ सकते हैं। कि आपके पास साधन नहीं थे, साधन आ जाएंगे, लेकिन कमी नहीं होने के बाद भी कमी का एहसास तो रहेगा, दरिद्रता बनी रहेगी। गरीब भी दरिद्र है, अमीर भी दरिद्र है। दरिद्र का मतलब है कमी का एहसास। तो अभी भी चाहे कितना ही अमीर हो जाए, उस आदमी को लगता है दूसरे से तो कम है यार, एलोन मस्क से तो कम है, भी और चाहिए। तो अमीर जो है उसको हम ये कह सकते हैं कि आज की परिभाषा में जो ज़्यादा बड़ा गरीब है उसको अमीर कहते हैं। जैसे एक बार मैंने मेरे घर पे जो काम करता है उससे पूछा, मन कहते ने इतनी सेवा करी है, झूठे बर्तन भी धोता है और झूठे कपड़े भी धोता है, सब करता है, तो तेरे को क्या देवे यार, मैं भी कोई अमर तो हूँ नहीं, चला जाऊँ एक दिन, क्या देवे तेरी जिंदगी ठीक हो जावे। तो बोलो भाई साहब 5 लाख रुपए आ जाएंगे तो घर भी बना लूंगा। और वो सुरेश था, एक बिहार से था वो ना जी, घर भी बना लूंगा और थोड़ा बच्चों को थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई ठीक कर लेंगे। अरे मैंने क्या दिल खोल के बोल, क्या 5 लाख बोलता है, वो 10 लाख से ऊपर ही नहीं गया। मेरे एक रिश्तेदार है जो करीब मान लो 5,000 करोड़ के हैं वो, है ना? मैंने बोला यार आपको क्या लगता है कितना आ जाए तो जिंदगी स्मूथ हो जाएगी? बोला कम से कम यार 1 लाख करोड़ तो चाहिए यार। अब तो गरीब कौन है, जिस वक्त कम है या जिसकी भूख ज्यादा है? जिसके पास नहीं है, कपड़े धो रहा है झूठे, बर्तन धो रहा है झूठे, उसको तो 10 लाख से ज्यादा को कल्पना भी नहीं कर रहा है, सपना भी नहीं देख रहा है। जो 5,000 करोड़ है, यहाँ जितने लोग बैठे उनको लिखने को बोलेंगे तो लिखने में 5 मिनट लगेंगे। कितने जीरो आते हैं इसमें? 5,000 करोड़, मतलब 5,000 लोगों को 1 करोड़ मिल जाए, उसमें बहुत सारे जीरो आते हैं, मोबाइल में तो नहीं आएंगे एक बार में, है ना? तो ऐसे में ऑलरेडी इतना है, फिर भी मुझे लगता है 1 लाख करोड़ से कम में तो क्या जिंदगी है यार, 1 लाख करोड़ चाहिए। तो गरीब कौन है, जिस वक्त कम है या जिसकी भूख ज्यादा है? तो अभी आज की पढ़ाई, आज के नौकरी व्यापार का डिजाइन हमको खाली गरीब से अमीर बनाता है। अमीर का मतलब है बड़ा गरीब, जिसकी भूख और ज्यादा है। अभी भी दरिद्रता का भाव है, अभी भी लगता है मेरे पास कम है, दूसरे से कम है, और दौड़ना है और दौड़ना है। तो ये गहराई से अगर समझ में आ जाएगा तो हमको रास्ता दिखेगा कि तीसरे नंबर पे कैसे पहुंचा जाता है। इसलिए हेडिंग में वही दिया है, आवश्यकता को नहीं पहचानेंगे तो 1 से 2 में जा सकते हैं, 3 में तो नहीं जा सकते हैं। 3 में जाने के लिए समझना जरूरी है। धन्यवाद। बढ़िया, कोई और बात तो नहीं? प्रोस्पेरिटी या समृद्धि के ऊपर कोई कमेंट तो नहीं? नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। माइक दे दीजिएगा इधर प्लीज, तो ये लास्ट करके हम आगे बढ़ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। अभी जो भी सुविधा के बारे में आप बता रहे हैं हमने सुना, तो मुझे भी एक चीज़ बार बार याद आती है कि मतलब अभी आपने युवाओं को जोड़ा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जो बच्चे, अभी एक 9th क्लास की बच्ची कल पास बैठी थी तो उसने प्रश्न किया, तो इससे बहुत सारे युवा जुड़ेंगे तो जो आप चीज़ बता रहे आज नहीं तो कल उनको धीरे धीरे जो सुख सुविधा समृद्धि उसके बारे में कुछ तो समझ में आएगा। एक चीज़ मैंने देखी कि जो कोविड आया तो जैसे स्कूल वालों ने भाई पहले जो सुविधा थी बच्चों की स्कूल जाना टाइम पे और वहाँ से जो टीचर पढ़ाते थे उसको प्रैक्टिकल वो ग्रहण करते थे, वहाँ से ग्रहण करते हैं। फिर जैसे ऑनलाइन सिस्टम आया कोविड के बाद तो बच्चों को इतनी मतलब वो हो गई कि हमको फ़ोन चाहिए। जैसे मेरे पास भी फ़ोन था तो मैं इसको स्मार्टफोन को यूज़ करती नहीं थी, छोटा फ़ोन यूज़ करती, लेकिन पहले कोविड से पहले ऐसे शौक चढ़ गया भाई सबके पास हाथ में होना चाहिए स्मार्टफोन। ये भी एक सुविधा है, दूसरों को दिखाने में तुलना में कहीं ये चीज़ अपने अंदर भाव पैदा हुआ कि भाई अपने पास भी होना चाहिए। चलो ठीक है वहाँ तक, लेकिन सोशल मीडिया तब भी हमें इतना नहीं था कि व्हाट्सएप, फेसबुक या और इंस्टाग्राम, इन चीज़ों के बारे में भी हमको पता नहीं था। जैसे ही कोविड आया तो हर बच्चे, जितने बच्चे अपने घर में 2 हैं, 1 है, 4 हैं, तो उनको स्मार्टफोन चाहिए, हमको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी। उसके साथ में कितनी चीज़ें नेगेटिविटी, बुरी चीज़ें सीखी बच्चों ने, उसका प्रभाव आज हम देखें कि कितने ही सुसाइड केस जो ऑनलाइन गेम खेलने से सुविधा बढ़ी। तो ये एक एग्जाम्पल है युवाओं के लिए कि भाई हम चीज़ जो सुविधा के बारे में, जैसे बच्चों को आज क्या चाहिए, माँ बाप पढ़ा रहे, लिखा रहे, पैसा खर्च करे, वो चीज़ सुविधा नहीं हो। आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए, अभी आप बता रहे जैसे, तो बच्चों को ये चाहिए कि हमारे सोफे होने चाहिए, अच्छी टीवी नहीं चाहिए हमको, उसको हटाओ आप।
एलईडी चाहिए, हमको बड़ी टीवी चाहिए। तो इतनी सारी सुविधाएं अभी भैया बता रहे, जैसे बहन के बारे में कि बहन दुखी होती है या परेशान हो तो उसको समझ नहीं है कि मेरे भाई के घर में जो सुविधा है उसको मैं एक्सेप्ट करूं। भाई समझ और भाव होना चाहिए, आत्मीयता जो आप बता रहे कि वास्तव में आत्मीयता होगी, अपने अंदर अपनापन होगा तो ये चीजें मायने नहीं रखती। तो ये समझ विकसित होएगी तो ही हम कर पाएंगे। अब बच्चों को हम उनको समझा नहीं पा रहे, बच्चा खाना खा रहा है तो फोन हमारे सामने, गेम देख रहे हैं या और कुछ देख रहे हैं, मतलब बिना फोन के खाना तक नहीं खा पा रहे, सो नहीं पा रहे, फोन उनके एनी टाइम वो चीज। तो इतनी सुविधाएं घर में कि सोफा है, एलईडी है, हर सुविधा हम दे रहे हैं, दूसरों पे क्यों जाए, अपने अपने घर में देखे, अपने बच्चों पे देखे, अपने अंदर देखे वो भाव। कहीं ना कहीं इसके शिकार हम भी हुए हैं। इतनी ये सुविधा जो कोविड के बाद में, अगर कोविड वायरस नहीं आता या कोविड नहीं होता तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे रूटीन में पढ़ रहे थे अच्छे अध्ययन कर पाते और अच्छे संस्कार ले पाते, अच्छी परवरिश हम कर पाते, इससे थोड़ी दूरी रहती। ये आते आते 10 साल या 20 साल और लगते हैं इन चीज़ों को, जो आज के युग में हम देख पा रहे हैं। तो मेरा तो ये है कि सुविधाएं जितनी होगी, जैसा हमें पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलता है वो उतना ही दुखदायी होता है। क्योंकि मैं तो इस दौर से गुजरी हुई हूँ कि हमें इतनी भूख बढ़ती है कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, फिर घर में चाहे जगह हो मत हो, घर बड़ा चाहिए, सुख सुविधाएं बड़ी चाहिए, लेकिन वो कितनी दुखदायी और हम कितना यूज कर पा रहे हैं उन चीजों। तो ये युवाओं के लिए ये चीज जो यहाँ पे शिविर में सीख रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चे यहाँ आए इस शिविर में। इससे बढ़िया आपका जो सेशन है उसको अटेंड करें, उसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ। आपको भी धन्यवाद है कि आप युवाओं को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। बहुत बार तो हालत ये हो गई है कि बड़ा घर बनाने के लिए 10 साल कमाते हैं, 2-4 साल मेहनत करके उसको जो है बनाते हैं, ठीक है, फिर तब तक बच्चे पढ़ के बेंगलोर पुणे चले जाते हैं तो घर में रहने वाला कोई नहीं बचता है कि नहीं, फिर उसका झाड़ू पोछा नहीं हो पाता है, इसलिए परेशान रहते हैं। कोई मिलता भी नहीं है झाड़ू पोछा करने के लिए आज के दिन, क्योंकि बुजुर्गों को भरोसा नहीं है कौन गला दबा करके चले जाए। कानपुर में कई केस हो गए जी, पिछले 5 सालों में कई केस हो गए कानपुर में ऐसे, जहां घर में काम करने वाले उनको कहीं गला दबा दिए, कहीं बाथरूम में बाहर से बंद कर दिए और सब लेके चले गए। कई केस हो गए। तो ये लाइफ का डिजाइन तो हमने बना ही लिया है अभी उस तरह का, और झेल भी रहे हैं हम लोग, उसको झेल भी रहे हैं। भोगेगा कौन? हम ही लोगों का किया हुआ है तो हम ही लोग तक तो लौट के आएगा। वो क्या सुविधा चाहिए उसकी समझ नहीं है, सदुपयोग की समझ नहीं है, तो एक भगदड़ में हम दौड़ते हैं, नहीं पहुंचते तब तक तो परेशान रहते ही हैं। पहुंच जाते हैं ना, उस दिन भी दिखता है कि कह रहे हैं और परेशान हो जाते हैं तो लाइफ ऐसे ही हो गई है। और इतना ही नहीं कि सिर्फ हम परेशान हो रहे हैं, अगर वो माइंडसेट है तो दूसरे सभी परेशान हो रहे हैं, सभी परेशान हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ही आगे बढ़ने का सोच रहे हैं जी, ये जिसको आगे बढ़ना कहते हैं ना, सब उस रेस में दौड़ रहे हैं ना। तो हम बढ़ भी जाते हैं, हम नहीं बढ़ते हैं तो हम परेशान हैं, हम बढ़ गए तो आप परेशान हैं। इतने भर की तो बात है। हम नहीं बढ़ पाए तो हम परेशान हैं, हम बढ़ गए तो आप परेशान हैं। अच्छा, बढ़ भी गए आगे तो क्या, बने रहने का तनाव है जी, दिन रात देखते रहना पड़ता है चारों तरफ, कोई आ तो नहीं रहा है पास में, ठीक है, और सब इंतजाम करके रखना पड़ता है। तो सुविधा की आवश्यकता को पहचानने जाते हैं। शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में देखेंगे सुविधा को ना, आराम से पहचान में आएगा। उसको सम्मान से जोड़ देंगे, पहचान से जोड़ देंगे, स्टेटस से जोड़ देंगे, सारा मेहनत करके भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। इधर माइक दे दीजिएगा प्लीज। हेलो, यही हाल मेरी बच्ची का है। बच्ची आती है 2-3 साल से, तो गर्मी में वो थोड़ी सी परेशान होती है, तो मैं कहता हूँ कि बेटा 3 AC लगाना पड़ेगा मेरे को। तो वो दिन में मनन करती है, रात को थोड़ी सी 10-5 मिनट के लिए परेशान होती है, दिन में मनन करती 3 लाख रुपए खर्च करेंगे और वो वापस स्टेबल हो जाती है। पापा कोई बात नहीं है, 3 लाख रुपए बेकार में जाएंगे हमने,
और अभी मैंने विचार करके हम लोग नीचे शिफ्ट हो गए। अभी एसी से भी बढ़िया वातावरण मिल रहा है और बिजली का खर्चा भी बच रहा है और 3 लाख रुपए भी बच गए। और बस वो खाली गर्मी में 2-3 दिन के लिए आती है। तो उसने बड़ी समझदारी से काम किया उसने। बढ़िया। नहीं, आपका ऑब्जर्वेशन तो गजब है। भिलोड़ा में भी ये चल रहा है। हम लोग नीचे शिफ्ट हो गए। गर्मी में भी आराम है, सर्दी में भी आराम है, बरसात में भी आराम है। और 2 मंजिल का मकान है जी जी। ऊपर का किराए पे छोड़ दिया। 15,000 रुपये मेरे अर्निंग आ गई। 15,000 रुपये मेरे किराए भी आ रहा है। देखिए, मैं क्लियर कर दूं, सुनील भैया कुछ कह रहे हैं उसके पहले, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं कि घर में एसी ना लगाएं। ठीक है, पंखे ना प्रयोग करें या बिजली का इंतजाम ना करें। मैं तो एकदम सिंपल कह रहा हूं कि अपनी सुविधा की आवश्यकता को पहचाना जाए, ठीक, उसको पूरा करने के उपायों पर काम किया जाए और वो उपाय ऐसे हों जो संबंध में मनुष्यों के साथ भी जीने की प्रेरणा दें और नेचर के साथ भी हमारा हार्मनी बना रह सके। प्लीज। मैं कह रहा था श्याम भाई, जैसे आपने तो विवाह किया नहीं, नौकरी व्यापार आप करते नहीं, आपके कंधे पे बैग है, वही आपका प्लॉट है, वही फार्म हाउस है ना, 1 रुपए की संपत्ति बनाई नहीं। उसके बाद भी क्या ऑब्जर्वेशन है आपका, है ना? भिलोड़ा में भी यही चल रहा है। अब मैं तो इस सबको देख रहा हूँ, फिर भी वो ऑब्जर्व करके और वो एनालाइज करके निकाल नहीं पाते जो आप निकाल लेते हैं। अभी यहाँ ये चल रहा है कि जितने पैसे वाले परिवार हैं उनके घर में अब मकान तो बन गया है, अब बच्चे सारे पढ़ के चले गए, क्योंकि पैसे वालों को माहौल रहता है, कोचिंग वोचिंग का पैसा दे पाते हैं, तो बच्चे को जैसा माहौल मिलेगा तो तैयार हो जाता है, तो पढ़ के बाहर निकल गए। अब या तो देश के बाहर है या भिलोड़ा के तो बाहर तो है ही कम से कम। अब रहने वाला कोई नहीं है, अब घर बड़ा है। अच्छा, मानसिकता बदली नहीं है तो सफाई वाले को ज़्यादा तो देना नहीं है, उसको तो उतना ही देना जो जिसने कम से कम में वो मिल जाए, उसको उतना ही देना है। तो ऐसे में चूंकि ज़्यादा लोग गरीब हैं तो कम में मिल भी जाते हैं, वो कोई बढ़ाना भी चाहे तो दूसरी को तैयार हो जाती है सफाई वाली, तो ऐसे में उसकी रेट बढ़ भी नहीं पाती है। अब उनको ज़्यादा देना भी नहीं है, घर बहुत बड़ा हो गया, साफ कौन करेगा आप? अच्छा, अमीरी कारण जो है शरीर से श्रम करने आदत रही नहीं, तो खुद से काम होता नहीं, सर्वेंट को ज़्यादा देना नहीं तो सर्वेंट टिकता नहीं, फिर बदलते रहो तो कभी किसी किसी चिक चिक हो ही जाती है किसी न किसी बात पे, तो बदलते रहो तो ज़िंदगी इसमें बार बार बदलना ही होता जा रहा है। अब लग रहा है यार कि यहाँ पे सेफ्टी भी नहीं, जैसे आपने बहुत बढ़िया बताया कि यार कभी कोई पैसे लेके चली जाएगी या चला जाएगा जो लड़का काम करता है, या गला ही दबा देगा। तो फ्लैट का ट्रेंड चालू हो गया भिलोड़ा पे, 4 बेडरूम 5 बेडरूम। अब पैसा ज़्यादा है तो 2 बेडरूम में तो रहेंगे नहीं, मेंबर भले 2 ही हो, 5 बेडरूम, साल में 2-3 दिन के लिए चाहे बेटी आए या बेटा आए उसके लिए फ्लैट में रूम होना ही चाहिए, और कोई रिश्तेदार आ जाए तो होना ही चाहिए। तो 4 बेडरूम 5 बेडरूम फ्लैट का ट्रेंड इतना बढ़ गया है, करोड़ से ऊपर की रेट उनकी लोग ले रहे हैं। क्यों? कि अब बंगले में तो रहने की पैसा है, बंगला है, लेकिन रहे कहाँ, बच्चे तो है ही नहीं अब, और अपने से काम होता नहीं, सर्वेंट को ज़्यादा देने की मानसिकता नहीं, तो ऐसे में फ्लैट में जा रहे हैं। तो पूरी ज़िंदगी इसी में निकल जाती है, पहले छोटा फ्लैट, फिर बंगला, बंगले से वापस फ्लैट, तो घूम फिर के जब तक ज़िंदगी समझ में नहीं आती है आदमी दौड़ता ही रहता है और रोज तिल तिल के मरता भी रहता है। बड़े फ्लैट तक पहुंचने के पहले खुद ही फ्लैट हो जाते हैं। अब देखो आपका एक्सप्रेशन कितना गजब है। मैं बोल रहा था, आपने उसको एक लाइन में इतना बढ़िया ढंग से रख दिया कि एकदम सबके दांत दिखने लग गए थे। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पीछे कोई पूछ रहे थे ये बात कि आदमी सफलता से ज़्यादा सीखता है कि असफलता या विफलता से ज़्यादा सीखता है। मेरे हिसाब से तो आदमी का समझना और सीखना है ना, वो सफलता असफलता से ज़्यादा आँख खोल के देखने और नहीं देखने से। यहाँ 50 चीज़ें हैं, आप किस पर ध्यान देते हैं उससे आपको उसके बारे में पता चलेगा। अगर पूरी ज़िंदगी ही उलझी हुई है कुछ पैसे कमा लेने में, कुछ मकान जोड़ लेने में, कुछ चीज़ों को बढ़ा लेने में, तो वही तो दिखेगा जी। हम लोग सब सजग हो गए हैं आज के दिन, कपड़ा, चेहरा, बाल, गाड़ी, मोबाइल, ये सब देखने में तो दिखाई देता है किसी का। थोड़ा देखना शुरू करेंगे ऊपर उठ के
तो आदमी की कुछ मूलभूत सच्चाई कि आदमी सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, मूलतः अपना भी शुभ चाहता है, दूसरे का भी शुभ चाहता है, ये बात समझ में आ सकती है। मनुष्य को मनुष्य की तरह देखने की जगह से काम शुरू करेंगे तो सम्मान समझ में आ सकता है। शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू करेंगे, उसके लिए क्या क्या संसाधन की सुविधाओं की जरूरत होती है उस पर ध्यान देंगे तो सुविधाओं की जरूरत पता चलनी शुरू हो जाएगी। ध्यान ही नहीं देंगे जिस तरफ, उसका पता कैसे चलेगा? खो गए हैं किसी और दुनिया में तो उसी दुनिया का तो पता चलेगा जी। हम में से ज्यादातर लोग आज के दिन खो गए हैं छोटे से सर्कल में गोल गोल घूमने में। तो घूम तो बहुत रहे हैं, दिखता कुछ ज्यादा नहीं है। बढ़िया, जब ब्रेक होगा तो हमको बता दीजिएगा। हाँ, आप बता दीजिएगा आराम से। जो अगला बिंदु मैं ध्यान दिला देना चाहता हूं ब्रेक के पहले ना, हाँ आने देते हैं, 2 मिनट में हम ध्यान दिला के छोड़ देते हैं। जो अगला बिंदु हम ध्यान दिलाना चाहेंगे ना, कैरियर के रूप में क्या करें, में 2 उत्तर आज के दिन सामान्य रूप से होता है, या तो नौकरी करें या अपना कुछ काम करें। ये 2 ही उत्तर सामान्य रूप से दिखता है। अपने काम में भी 2 तरह की चीजें हैं, या तो कुछ प्रोडक्शन करें, उत्पादन करें, या बिजनेस करें, एक जगह से ट्रेडिंग करें, एक जगह से सामान लेके दूसरी जगह उसको सप्लाई कर दें। अल्टीमेटली ये तीनों मोड में ये समझना जरूरी है कि सुविधाएं तो हमको तभी मिलती हैं, प्रोड्यूस तभी होती हैं जब हम नेचर के साथ कुछ काम करते हैं। जो मैं शुरू से कह रहा था, दूध कब मिलेगा? जब गाय पालेंगे कि अमूल डेयरी का दुकान खोलने से मिलेगा? अनाज कब मिलेगा? खेत में खेती करने से कि गोडाउन भर बना देने से? तो ये पहचानना जरूरी है। सोफा कहाँ से आएगा? उसके लिए कोई लकड़ी लगाएंगे और कोई कारीगर लगेगा, या पैसा लाख रुपया देने भर से आ जाएगा? ये पहचानना जरूरी है। तो उचित तो यही समझ में आता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग किसी न किसी फॉर्म के प्रोडक्शन में हम में से ज्यादातर लोग लग सकें। ठीक, तो ट्रेडिंग ना करें ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, सर्विस ना करें ये भी मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ज्यादातर लोगों के लिए जो पॉसिबिलिटी दिखती है वो तो प्रोडक्शन में ही दिखती है, कि नहीं? प्रोडक्शन होगा तब तो उसके ऊपर से कोई ट्रेडिंग करेगा। प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो ट्रेडिंग किसका जाके करेंगे? ऐसे ही जिसको हम आज के दिन नौकरी भी कहते हैं, उसका मतलब यही है कि कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कहीं हो रही, कोई कंपनी खुली हुई है, उसमें जाके हम कुछ भागीदारी कर देते हैं, या सर्विस इंडस्ट्री में हम कहीं कुछ जा करके भागीदारी कर देते हैं। किसी भी जगह पर भागीदारी करें, ठीक है, 3 बेसिक प्रिंसिपल समझना जरूरी है। पहला ये कि सुविधा की आवश्यकता की पहचान हो कि हमको चाहिए क्या। कहीं भी जाएं, पहला जरूरत यह है कि हमको चाहिए क्या वो पता हो। दूसरा, ये पहला समझ में आए। दूसरा कि इन 3 में से किसी में भी भागीदारी करें, फंडामेंटल तो प्रोडक्शन है, बाकी सब उसके ऊपर का लेयर है। वो प्राइमरी लेयर छोड़ करके हम कुछ नहीं कर सकते। तो ट्रैक्टर की सार्थकता तभी हो सकती है, या बैल के मशीन की सार्थकता तभी हो सकती है जब खेती हो रहा हो। खेती के बिना वो क्या करेगा? तो बेस प्रोडक्शन हर समय समाज की जरूरत है, चाहे हर आदमी को पीएचडी का डिग्री क्यों नहीं दे दें। वो बेस प्रोडक्शन फंडामेंटल काम है। तो सेकेंड चीज मैं ये कह रहा हूं, पहला सुविधा की आवश्यकता का पता होना जरूरी है। दूसरा, ये किसी भी तरह से हम भागीदारी करें, नौकरी में करें, व्यापार में करें कि उत्पादन में करें, प्रोडक्शन या उत्पादन इस सब में से फंडामेंटल है। तीसरा, उत्पादन का तरीका ऐसा होने की जरूरत है कि हमारी भी जरूरत पूरी हो सके और नेचर भी पहले से बेहतर हो सके। अगर हमारे उत्पादन का तरीका ऐसा हो जाए कि रिसोर्सेज खत्म होने शुरू हो जाएं, जैसे धरती पे जंगल, लोहा, कोयला खत्म हो रहा, या
पॉल्यूशन शुरू हो जाए, जैसे कि पानी पीने लायक नहीं बच गया, हवा सांस लेने लायक नहीं बच गई, पानी का वाटर टेबल रोज दिनों दिन नीचे जा रहा है, पीने के पानी का अभाव होता हुआ दिख रहा है। तो डिजाइन प्रोडक्शन का ऐसा होने की जरूरत है कि हमारी भी जरूरत पूरी हो सके और नेचर भी ठीक रह सके। हम लोग बार बार ये बात कहते हैं, हम अपनी जिंदगी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बच्चों के ऊपर लगाते हैं कि नहीं, बच्चों को अच्छा जिंदगी जिए, इसके लिए ये पूरी धरती जिस पर हमारी अगली पीढ़ी जी रही है, इसको हम पहले से बेहतर बना के बच्चों को देंगे कि नहीं देंगे? क्या करना बनता है? तो ये 3 बात प्रोडक्शन की जगह से जरूरी है। पहला, आवश्यकता का पहचान होना। दूसरा, जितने भी तरीके हैं सर्विस का, नौकरी का, प्रोडक्शन का, उसमें प्रोडक्शन सबसे फंडामेंटल है। और ये इसलिए बार बार मैं ध्यान दिला रहा हूं प्रोडक्शन के फंडामेंटल होने पर कि जाने अनजाने आज के दिन सारे बेसिक प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगे लोगों का न तो सम्मान बच गया है, न उनको कोई ठीक ठाक रिटर्न मिल रहा। ठीक है, रिटर्न तो जब समाज की व्यवस्थाएं ठीक होंगी तो होंगी, कम से कम सम्मान की जगह से तो देख सकें। मेरे टाइम से ही हमको स्कूल में ऐसे बच्चे दिखते थे जिनको फादर उनके फार्मर हैं, ये बोलने में शर्म आती। ठीक है, या काम करने वाले कोई मजदूर हैं, कहने में शर्म आती, क्योंकि उस काम का सम्मान नहीं बच गया है। जबकि मैं हर बार कहता हूं, घर इंजीनियर के बिना बन सकता है, बनता ही रहा है, अभी भी बहुत लोग बना रहे हैं। काम करने वाले आर्टिजन्स के बिना कभी घर बन सकता है क्या? नहीं बने। मशीन भी खड़ा करके बनाओगे तो मशीन का ऑपरेटर चाहिए और मशीन बनाने वाला चाहिए। कागज पे ड्राइंग में तो मशीन नहीं बनेगी ना, कि बन जाएगी। ऑटो कैड खोल करके उसमें तो नहीं मशीन बन जाएगी ना जी। कंप्यूटर पे तो डिजाइन ही बनेगा, एक्चुअल तो बाहर काम करने की जरूरत है ना। तो पहली चीज सुविधा की जरूरत का पता होना। दूसरा, प्रोडक्शन एक्टिविटी को एक फंडामेंटल एक्टिविटी के रूप में देख पाना, कम से कम सम्मान की जगह से तो हम उसको देख सकें। और तीसरा, प्रोडक्शन के तरीके हमारे ऐसे होना जो हमारे साथ साथ नेचर के लिए भी ठीक हो। आराम से इस पर सोचा जाए, उसके बाद फिर जो इस पर क्वेश्चन होगा तो करेंगे। अन्यथा आज हम मैरिज के टॉपिक को कवर करना चाह रहे हैं तो उसको हम आज पूरा कर देंगे।